नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज बात दौलत की बेटी वर्सेस दौलत वाली पार्टी की, क्योंकि जो बात कांग्रेस के बुकलेट के साथ शुरू हुई थी वो मायावती के पलटवार के बाद एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई है जिससे पूरे सूबे की राजनीति गर्म हो गई। शुक्रवार को मायावती कांग्रेस पर जमकर बरसी और एक एक कर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। रिपोर्ट देखिए। दौलत की बेटी वर्सेस दौलत वाली पार्टी। इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए। कार्टून, कांग्रेस और सवाल। बुकलेट, बसपा और बवाल। एक बुकलेट ने बसपा सुप्रीमो मायावती के पारे को सातवें आसमान पर ला दिया है। ये वही बुकलेट है जिसमें कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती के कार्टून लगाकर तीनों पर तंज कसा और सबको चोर चोर मौसेरा भाई बताया। लेकिन बुकलेट में मायावती को दौलत की बेटी वाली बात इतनी चुभी कि ईंट का जवाब मायावती ने पत्थर से दे डाला। कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जो बुकलेट जारी की है, यदि ये पार्टी इस बुकलेट में अपनी विरोधी पार्टियों पर कोई भी टीका टिप्पणी करने के साथ साथ अपनी इन सब कमियों को भी वर्णित कर देती तो ये बेहतर होता। अर्थात इस पार्टी द्वारा दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए। ये भी मेरी इनको सलाह है। कांग्रेस की बुकलेट का जवाब देने के लिए मायावती पूरी तैयारी के साथ आई, या यूं कहें अपना कद, अपना रौला दिखाने आई। क्योंकि मायावती एक बार शुरू हुई तो रुकी नहीं। टिकट बांटने के बदले पैसे लेने से लेकर पूंजीपतियों को टिकट देने तक के हर सवाल का जवाब दिया। कि देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा का आम चुनाव होता है या देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है तो तब इनको खासकर यूपी जैसे कमजोर राज्यों में आसानी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिलते। उनको खड़ा करने के लिए फिर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से आर्थिक मदद लेकर उनको पैसा देकर खड़ा करती है। अधिक बसपा और कांग्रेस में छिड़े सियासी संग्राम ने सूबे का सियासी पारा गर्म कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपी में कांग्रेस और बसपा किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या उनकी सत्ता पक्ष से लड़ाई है या आपस में? क्योंकि आमतौर पर विपक्ष में बैठे दलों की लड़ाई सत्ता पक्ष से होती है, लेकिन मायावती और कांग्रेस नई कहानी लिख रहे हैं। कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी की है जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल मची हुई है। दरअसल कांग्रेस ने 24 पन्ने की बुकलेट जारी की है और उसे शीर्षक दिया है किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश। उसमें भाजपा सरकार का जिक्र है, समाजवादी पार्टी सरकार का जिक्र है और बसपा सरकार का जिक्र है। साफ तौर पर उसमें ये लिखा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं। मायावती पर निशाना साधते हुए बुकलेट में लिखा है कि मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं। और इस बुकलेट के सामने आने के बाद आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की रैलियों में लोग नहीं जाते हैं, उनको पैसा देकर ले जाया जाता है। कांग्रेस के पास उसे ढूंढे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए कांग्रेस कह रही कि पैसा लेकर लोग चुनाव लड़ें। साथ ही साथ मायावती ने इसे नाटकबाजी करार दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि वो जाते हैं कांग्रेस के लोग गांधी जी की प्रतिमा पर बैठ जाते हैं और नाटकबाजी करते हैं। वैसे ज्यादा दिन नहीं हुए ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। कभी विपक्षी एकता को एकजुट करने के नाम पर सोनिया गांधी ने मायावती को गले लगाया था, तब ये तस्वीर सुर्खियों में रही थी। लेकिन किसने सोचा था जब विपक्ष को अपनी एकजुटता की अग्नि परीक्षा पास करनी होगी तो ऐसे एक दूसरे पर हमले होंगे। हालांकि बसपा और कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा उसकी स्क्रिप्ट संसद के मानसून सत्र के दौरान ही लिखनी शुरू कर दी गई थी। कांग्रेस ने जब जब विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, बसपा उससे दूर ही रही। वो ना तो राहुल गांधी की नाश्ता पार्टी में शामिल हुई, ना सोनिया गांधी की दावत में। और अब नतीजा सबके सामने है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात शहरों के नाम की, जिसको लेकर खूब सियासत हो रही है, क्योंकि अभी तक यूपी में कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं।
और कई ऐसे हैं जिनके नाम बदले जाने बाकी हैं। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सूबे की सरकार पर हमलावर हैं। वैसे कहावत पुरानी है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बात सियासत की हो तो नाम में बहुत कुछ रखा है। रिपोर्ट देखिए। शहरों के नाम पर सियासत वाला काम बदलने वाला है यूपी के कई और शहरों का नाम। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा। लेकिन अगर वो यूपी में होते तो उनकी सोच ही बदल जाती, क्योंकि यूपी में इन दिनों शहरों का नामकरण तेजी से बदल रहा है और अब जिस नाम को लेकर चर्चा है उसका नाम है सुल्तानपुर। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर जिले का नाम कुश भवनपुर करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसकी संस्तुति शासन को भेज दी गई है, जिस पर सीएम योगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट अपनी अंतिम मुहर लगाएगी। आपको बता दें कि कुश भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तर्क के मुताबिक त्रेता युग में कुश की राजधानी कुश भवनपुर थी और लंबे समय से विधानसभा में सुल्तानपुर जिले का नाम कुश भवनपुर करने की मांग उठती रही है। और अभी की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि जिस तरीके से दूसरे शहरों का नाम बदला गया, जल्द ही सुल्तानपुर का नाम भी बदल जाएगा। लेकिन यूपी में शहरों के नाम बदलने को लेकर अखिलेश यादव हमलावर हैं। इटावा में अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए लोगों से कहा कि लखनऊ मत चले जाना, नहीं तो तुम्हारा नाम भी बदल दिया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई लखनऊ मत जाना, और लखनऊ अगर आप गए और मुख्यमंत्री जी को पता लग गया तो ज़रूरी नहीं उसी नाम से आप वापस आओ लखनऊ से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का रंग रंगाना और नाम बदलना ये नया फैशन है। आप लोग अगर गलती से लखनऊ चले गए और पता लग गया कि आप लोग इटावा से आए हो तो आपका नाम नया जरूर पड़ जाएगा और बदल दिया जाएगा नाम। अखिलेश यही नहीं रुके, उज्ज्वला योजना से लेकर बढ़ती गैस की कीमतों को भी नाम बदलने से जोड़ दिया और जमकर तंज कसा। उज्ज्वला का नाम बुज्जुला कर दीजिए, क्योंकि जितने भी उज्ज्वला वाले थे अब उनके जो स्टोव थे बुझ गए हैं। ये उज्ज्वला नहीं है, बुज्जुला है। और गरीबों को धोखा दिया था इन्होंने। पहले सस्ता सिलेंडर दिया, फ्री दिया, और अब बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है। भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव माताओं बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल महंगा किया है। अखिलेश यादव इटावा में अपने सहयोगी महान दल की जनाक्रोश रैली के लिए पहुंचे थे, लेकिन नाम बदलने को लेकर जो उन्होंने तंज कसा उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि शहरों के नाम बदलने की बात सिर्फ सुल्तानपुर तक सीमित नहीं है। लखनऊ, मियागंज, बस्ती, फिरोजाबाद, देवबंद, गाजीपुर, मिर्जापुर जैसे शहर भी पाइपलाइन में हैं। मतलब कभी भी इन शहरों का नाम बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कुछ समय पहले सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने के लिए वहां के लंबुआ से विधायक देवमणि द्विवेदी ने विधानसभा में मामला उठाया था। उसके बाद प्रस्ताव शासन में आया और अब राजस्व परिषद से इसे संस्तुति मिल गई है और माना जा रहा है कि जल्द कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर, यानी प्रभु श्री राम के जो पुत्र थे कुश, उनके नाम पर इसका नाम किया जा सकता है। और अब इसे ही लेकर सियासत तेज हो गई है। आज अखिलेश यादव ने कहा साफ तौर पर कि कोई अगर लखनऊ जाएगा तो उसका भी नाम बदल दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब नाम बदलने का फैशन चल रहा है। वैसे यूपी में नाम बदलने की शुरुआत 2018 में मुगलसराय स्टेशन के नाम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने से हुई थी, जिसके बाद फैजाबाद का नाम अयोध्या, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया और अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की भी तैयारी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में जिलों और शहरों का नाम बदले जाने की कवायद एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर खूब सियासत भी हुई थी और विवाद भी हुआ था, लेकिन मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन योगी सरकार का फैसला बरकरार रहा। वहीं जिन शहरों का नाम बदलने की चर्चा हो रही है उनका नया नाम भी समझ लीजिए।
जैसे मियागंज का नाम मायागंज हो सकता है, लखनऊ का नाम लखनपुर हो सकता है, बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर हो सकता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि नाम बदलने से क्या शहरों का भाग्य भी बदल जाएगा? क्योंकि शहरों को बुनियादी विकास की जरूरत है जो लोगों को मुख्य धारा से जोड़े। अब शहरों के नाम बदलने से लोगों का भाग्य भी बदलता है या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात महामारी से जंग की, मॉकड्रिल के संग की, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर का आना एकदम तय है। अब इस चेतावनी के बाद शासन और प्रशासन काम पर लग गए हैं। इसको लेकर शुक्रवार को यूपी में एक बड़ी एक्सरसाइज हुई और ये समझने के लिए कि अगर तीसरी लहर आई तो क्या हम उससे लड़ने की स्थिति में हैं, क्या हम तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए। तीसरी लहर की चेतावनी, मॉक ड्रिल से हारेगी महामारी। कोरोना, डेंगू और वायरल बुखार, सामने खड़ी हैं मुश्किलें हजार। कोरोना का वायरस किसी वेब सीरीज सरीखा हो गया है। पहले आया पहला सीजन, फिर आया दूसरा सीजन और अब तीसरा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने ऐलान कर दिया है कि तीसरी लहर आना एकदम तय है। इसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, इसका मुकाबला जरूर किया जा सकता है। ये 3 तस्वीरें कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी वाली हैं, क्योंकि कोरोना से लड़ने का अब एकमात्र इलाज है वैक्सीन। शुक्रवार को यूपी के तमाम शहरों में इसी को लेकर एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, ये जांचने समझने के लिए कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं। यूं तो यूपी में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन शुक्रवार को 30 लाख वैक्सीन का एक टारगेट रखा गया, जिसे हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रदेश के हर जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। यूपी सरकार द्वारा नामित किए गए नोडल ऑफिसर के साथ ही WHO की टीम ने संगम नगरी प्रयागराज में तकरीबन आधा दर्जन अस्पतालों का बारीकी से निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सिस्टम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डमी मरीजों पर उपकरणों का प्रयोग कर ये समझने की कोशिश की गई कि जरूरत पड़ने पर वो ठीक से काम करेंगे या नहीं। इसके साथ ही बच्चों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए पीकू और नीकू वार्डों में ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली गई। पीडियाट्रिक कोविड फैसिलिटी का निरीक्षण करने के लिए आज एक टीम आई हुई है, जिसमें WHO के एक मेंबर WHO से आए हुए हैं, CMO ने भेजे हैं, शासन से आए हुए हैं, DGME ऑफिस से। वो यहाँ इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मॉक ड्रिल करा रहे हैं यहाँ पर। कानपुर में मॉक ड्रिल के लिए हैलेट अस्पताल को चिन्हित किया गया था, जहां नोडल ऑफिसर ने पीकू और नीकू वार्ड्स का निरीक्षण किया। कोविड वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए आज सरकार ने फैसला किया है मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाने का, और आज 30 लाख से ज़्यादा वैक्सीन पूरे उत्तर प्रदेश में लगाई जाएंगी। जो लक्ष्य रखा गया है कानपुर का वो 70,000 के आसपास का है। आम दिनों में औसतन ये 20,000 के आसपास वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज मेगा वैक्सीनेशन कैंप पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए हैं और यहाँ पर 70,000 वैक्सीन लगाई जानी है। यूपी के जिन जिलों में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ उनमें गाजियाबाद भी है, जहां लोगों को टीका तो लगाया ही जा रहा, साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज महा वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के संजय नगर हॉस्पिटल में, जहां पर महा वैक्सीनेशन अभियान में लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। आपको लंबी लंबी कतारें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वैक्सीन लगाने का जो कार्य है यहाँ बहुत तेजी से चल रहा है। मौजूदा वक्त में यूपी में कोरोना की रफ्तार बिल्कुल काबू में है। 61 जिलों में कोई भी कोरोना का नया मरीज नहीं मिला, वहीं 18 जिले पूरी तरह संक्रमण मुक्त है। लेकिन बात इतने भर से खत्म नहीं होती, क्योंकि यूपी की टेंशन डेंगू, डायरिया और वायरल बुखार ने बढ़ा दी है।
जो फिरोजाबाद जैसे शहरों से होता हुआ गांवों तक पहुंच गया है। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है। वहीं देश के दूसरे राज्यों में तीसरी लहर की दस्तक शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को देश में 44,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले और मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ। ऐसे में मॉक ड्रिल वाली ये तैयारी कितनी कारगर होगी और क्या ये वक्त पर काम करेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि दूसरी लहर में पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया था। लेकिन इस बार अगर ये गलती हुई तो अनर्थ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 1987 में एक फिल्म आई थी, नाम था मिस्टर इंडिया। इसमें हीरो एक खास किस्म की घड़ी पहन लेता था और फिर वो दिखाई नहीं देता था। लेकिन सरकारी महकमे में न जाने किस किस्म की घड़ी सड़कों को पहनाई गई है, जो कागजों में तो है लेकिन वो दिखती नहीं है, जबकि उन्हें बनाने पर करोड़ों का खर्च भी हो चुका है। तो आप ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे एक सड़क बन गई मिस्टर इंडिया। यह आजाद भारत की 21वीं सदी की वो सड़क है जो किसी चश्मे से नहीं दिखेगी, ये सिर्फ सरकारी कागजों में दिखेगी, क्योंकि जो सड़क सरकारी बाबुओं की मेहरबानी से मिस्टर इंडिया बन गई है, उस पर सरकार ने करोड़ों खर्च किए हैं। लेकिन करोड़ों के खर्च के बाद भी सड़क है कि कहीं नजर नहीं आती। इस लूट की कहानी को अंजाम दिया है रानीपुर के ग्राम प्रधान ने, सेक्रेटरी कौशल पांडे ने और ब्लॉक के कर्मचारियों की तिकड़ी ने, क्योंकि सरकारी धन की डकैती करने की योजना रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन की चकाचौंध रोशनी में बनी। यहाँ सड़क का निर्माण बहुत पहले कागज में हो चुका है और इस समय काम हो रहा है, जिसका FTO भी जारी हो चुका है। काम जो हो रहा है एकदम घटिया हो रहा है। ईंट आपको हम दिखा दिए हैं कैसा प्रकार का ईंट है। घोटाले की इस स्क्रिप्ट में सेक्रेटरी कौशल पांडे ने अपनी फैक्ट्री में बनी घटिया किस्म की ईंटों को लगाया और अपने भतीजे की फर्म पांडे ट्रेडर्स के नाम पर करोड़ों का भुगतान करा लिया और कागजी विकास को धरातलीय विकास दिखाकर भ्रष्ट सेक्रेटरी ने अपनी पीठ भी थपथपा ली और रकम को बाप की बपौती समझकर अपने अंटी में दबाने की योजना भी बना ली। लेकिन कहते हैं ना कि हर पाप का घड़ा जरूर फूटता है, क्योंकि कागजी घोड़े के नायाब कारनामे की भनक जब जिले में विकास वाले बड़े अफसर को हुई तो भ्रष्ट फरेबी सेक्रेटरी ने आनन फानन सड़क का काम फिर से चालू करा दिया। ये करीब 1 हफ्ता लगभग हो गया। बन गया पूरा के भी नहीं, अभी वहाँ ईंटा उटा गिरा के गए हैं आज। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्या सड़क बनी है ये आप खुद देख लीजिए। ना ढाल है, ना चाल है, और जो ईंट लगी है वो मिट्टी का ढेर है। इस गांव में हजारों की आबादी है जो भ्रष्ट सिस्टम के चलते अपनी किस्मत को कोसती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर जब सीडीओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, जिला स्तरीय टीम बनाकर जांच कराई जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से बात बताई गई है, ये गंभीर विषय है। अगर इस तरह का कोई प्रकरण है तो निश्चित तौर पर अगर दोषी सचिव या प्रधान है निश्चित कार्रवाई होगी। इसमें मैं अलग तरह से जिला स्तरीय अधिकारियों की कमेटी बना दे रहा हूँ और इसमें सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। अगर दोष पाया जाएगा तो कन्फर्म कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा है कि इस गांव की जनता का क्या दोष है और क्यों सड़क निर्माण के दौरान सरकारी अफसर नहीं देखते कि किसे ठेका दिया जा रहा है और कौन सरकारी खजाने को कितना ठेंगा दिखा रहा है। क्योंकि यह सिर्फ एक सड़क का मामला नहीं है, 3 सड़कों का मामला है, जिनका काम कागजों में तो एकदम पूरा है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल ऐसी। मुद्दे की बात यह है कि क्या गांव के लोगों को एकदम फाइन क्वालिटी की सड़क मिलेगी या फिर बात शिकायत से शुरू होकर जांच पर खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब सरकारी खजाने को लेकर करोड़ों के करंट की बात। जीएसटी डिपार्टमेंट को चकमा देने के लिए फर्जीवाड़े का नया तरीका जालसाजों ने खोजा है। कानपुर में स्टेट जीएसटी की खुफिया विंग की जांच में यह खुलासा हुआ है कि बिजली बिल में फर्जीवाड़ा करके फर्जी फर्म्स बनाने का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
कानपुर में बिजली देने वाली कंपनी केस्को ने पारदर्शी व्यवस्था कायम करने के लिए घरों के बाहर मीटर लगवाए, लेकिन जालसाजों ने इसमें भी सेंधमारी कर दी, क्योंकि केस्को ने मीटर से छेड़छाड़ पकड़ने के लिए घर के बाहर जो मीटर लगवाए थे उसका इस्तेमाल जालसाजों ने फर्जी फर्म बनाने में कर डाला और जीएसटी विभाग को करोड़ों का चूना लगा डाला। ये बात सुनने में अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट को 100 से ज्यादा फर्जी फर्म मिली है जो घर के बाहर लगे मीटरों में हेरा फेरी के दम पर तैयार हुई और करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गई। इसमें हमारे पंजीयन जब एप्लीकेशन व्यापारी को अपलोड करना होता है तो उसको पहचान प्रमाण पत्र के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जिसमें से एक बिजली का बिल भी होता है। एक दो प्रकरणों में ये सामने आया, जब फर्म की जांच की गई तो जो ओनर था जो प्लेस का, उसने कहा मैंने तो कोई फर्म खोला ही नहीं, मुझसे तो कोई इससे मतलब ही नहीं, ना मेरी जानकारी में है। दरअसल फर्जी फर्मों के खिलाफ छेड़े गए अभियान में स्टेट जीएसटी की खुफिया इकाई को जालसाजी के कई नए हथकंडे पकड़ में आए हैं। स्टेट जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर की माने तो जांच में पता चला कि घर के बाहर लगे मीटरों को टैक्स चोरों के सिंडिकेट ने अपने हथियार बना लिए हैं। नहीं, केस्को की कोई इसमें गलती तो है नहीं, ये तो हमारा ही तंत्र है जो लगातार जांच करता रहता है। व्यापारी जब पंजीयन लेता है उसके 1 महीने के अंतर्गत उसके बिजनेस प्लेस का और उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इस सब की जांच हमारे विभाग के अधिकारी ही करते हैं। फ्रॉड कैसे किया जाता है ये भी समझ लीजिए। घर के बाहर लगे मीटर के नंबर को नोट कर लिया जाता है, फिर केस्को सब स्टेशन जाकर बिल जमा करने के नाम पर डुप्लीकेट बिल निकलवाया जाता है। इस बिल में असली उपभोक्ता का नाम और पता साफ कर फर्जी फर्म का नाम पता फीड कर दिया जाता है। जीएसटी पोर्टल में पते के प्रमाण के रूप में यही बिजली का बिल अपलोड कर दिया जाता है, क्योंकि मीटर नंबर सही होता है, इसलिए सॉफ्टवेयर की जांच में पकड़ नहीं आता। मीटर नंबर से डुप्लीकेट बिल निकलवाया जाता है, फिर असली उपभोक्ता की जगह पर या नकली मालिक का नाम बदल दिया जाता है और उसी पते पर फर्जी किरायानामा तैयार किया जाता है। फिर दोनों को जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड कर फर्म का पंजीकरण उसी पते पर ले लिया जाता है। घर के मालिक को जब पता चलता है तब तक करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर फर्म लापता हो चुकी होती है। जीएसटी विभाग की माने तो इसमें केस्को की कोई गलती नहीं है, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं को सतर्कता बरतने की जरूरत जरूर है। लेकिन सवाल करोड़ों के घोटाले का है, सवाल उस पैसे का है जो जनता का है। लेकिन जालसाज न सिर्फ इससे अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, बल्कि सरकारी खजाने में सेंधमारी भी कर रहे हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। राशन कार्ड के जरिए सस्ता अनाज पाने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित करने का आदेश दिया गया है जो लाखों का अनाज सरकार को बेचते हैं, लेकिन फिर भी गरीबों को मिलने वाले राशन पर उनकी नजर रहती है। अब ऐसे में करीब 64,000 से ज्यादा किसान चिन्हित किए गए। गरीबों की योजना गरीबों के नाम, सरकार ने किया खास इंतजाम। सरकार की तरफ से गरीबों को मिलने वाले राशन की योजना है, लेकिन इस योजना में सेंध भी लगाई जाती रही है, जिसमें गरीबों को मिलने वाले लाभ योजना के अपात्र चट कर जाते हैं। ऐसे में अब उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो इस योजना के पात्र हैं ही नहीं। खाद्य एवं रसद विभाग ने दिए जांच के आदेश। यूपी में करीब 63,991 राशन कार्ड धारक चिन्ह। दरअसल ये वो किसान हैं जिन्होंने सरकार को लाखों का धान और गेहूं बेचा। जांच के लिए खाद्य आयुक्त ने डीएम को लिखा। इस जांच में साफ किया गया है कि उन किसानों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने सरकार को लाखों की फसल बेची है, लेकिन उसके बावजूद भी राशन कार्ड धारक बने हुए हैं और योजना का लाभ उठा रहे हैं।